हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ किसी भी विषय को लेकर यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। कोई भी सिनेमा के आर्टिस्ट को लेकर या कोई सिनेमा का रिव्यू, रिएक्शन, कुछ भी आज इस वीडियो में नहीं बकूँगा। आज जिस टॉपिक को लेकर यहाँ मैं चर्चा करूँगा वो बिल्कुल अलग होगा और इस टॉपिक को लेकर हर एक न्यूज़ चैनल में, हर एक मीडिया आउटलेट्स में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कहीं भी हो, आप सबके बीच भी इस टॉपिक को लेकर बहुत बातें छिड़ गई है। हम सब इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं और इस मामले को लेकर अभी भी बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, अभी तक मुद्दा बहुत गर्म है, मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। हमारी तरफ से हम सबको लगा था कि भाई मुद्दा ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, मुद्दा अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। दूसरे एंड से अभी तक ये मुद्दा चल रहा है। तो आप सबको अभी तक पता लग चुका होगा कि मैं आज किस टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूँ। आप सब लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही बात कर रहा हूँ। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों कंडक्ट किया गया। पहलगाम में जितने बेकसूर मासूम लोगों की जान ली गई थी और जितने भारतीय लोगों की जान ली गई थी, सबके सब हिंदू थे। तो पहलगाम में जो भी कांड हुआ है, भारत ने उसी का बदला कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 9 टेररिस्ट कैंप्स, 9 टेररिस्ट बेसेस को उड़ाया। उनमें से 4-5 टेररिस्ट बेसेस पीओके में था, बाकी पाकिस्तान के एकदम अंदर था। तो कैसे इनको उड़ाया, उन पर किस तरह से प्लानिंग की गई थी, ये सब की ब्रीफिंग सुबह 11 बजे के बीच हमारे भारतीय सेना के 2 महिला सिपाहियों ने इसका ब्रीफिंग करी थी। तो एक का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरे थे विंग कमांडर वामिका सिंह। तो इन दोनों ने मीडिया के सामने पूरा ब्रीफिंग रखी। तो उन्होंने पूरा प्लान समझाया कि किस तरह से प्लानिंग हुई थी और कौन कौन से बेसेस से कौन कौन से टेररिस्ट निकले थे। और जो भी वो बेसेस थे, ज़्यादातर 2 ग्रुप्स ओन करते हैं। एक है लश्कर ए तैयबा और दूसरा है जैश ए मोहम्मद। लेकिन 1-2 और भी टेररिस्ट ग्रुप्स के बेसेस थे। तो ज़्यादातर एलईटी और ये जैश ए मोहम्मद, ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स ज़्यादातर ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट करते आए हैं। इंडिया में जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ है इन कुछ ही सालों में, खासकर आखिरी 25 सालों में ज़्यादातर ही ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स ने कैरी आउट किया हुआ है। और इनमें से एक आध बेसिस से अजमल कसाब भी निकला था। और इन टेररिस्ट कैंप्स के साथ बहुत सारे मदरसा पर भी हमला हुआ, बहुत सारे मदरसे को उड़ाया गया। और इन मदरसा को उड़ाने के चक्कर में जो हुआ, अजहर मसूद जो कि बहुत ही जाने माने टेररिस्ट है, जो मास्टरमाइंड है बहुत सारे अटैक्स के पीछे। भारत में जितने भी सारे अटैक्स होते हैं, मतलब करीबन हर एक अटैक्स के पीछे ये अजहर मसूद एक मास्टरमाइंड रहे हैं। उनके परिवार के 10 सदस्यों को उड़ाया गया है इस ऑपरेशन में। तो ऐसे कई अचीवमेंट्स इस ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला है। तो उसके लिए मैं भारतीय सिपाही को, भारतीय सेना को सलाम करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब का और भारतीय सरकार का भी मैं सलाम करता हूँ, जो इन्होंने इतना प्लान करके बहुत ही केयरफुली इस ऑपरेशन को हैंडल किया, कैरी आउट किया और ऐसे वक्त में किया जब किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो पाकिस्तान को ये बहुत ही करारा तमाचा मिला है, बहुत करारा जवाब मिला है। इसी बात का मैं इंतज़ार था। पिछले वीडियो में भी जब मैंने इस पहलगाम को लेकर बातें करी थी, तब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रिक्वेस्ट किया था, मतलब इस वीडियो के तहत मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ किया जाए ताकि पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास हो जाए कि भारतीय मासूमों को मारने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ये मामला ये ठंडा नहीं हुआ। एलओसी में पाकिस्तानी सेनाओं ने अंधों की तरह गोलियां चलाना शुरू कर दिया
अभी तक बहुत सारे मासूम लोगों को वो मार चुके हैं। 15 से 20 सिविलियंस को वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में मार चुके हैं। उसके बाद आज सुबह कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में फिर से फायरिंग हुई। मतलब कल पूंछ डिस्ट्रिक्ट में तो जोरदार फायरिंग तो हुआ ही है। उसके तहत 2-4 गुरुद्वारे पर हमला हुआ, 2-4 गुरुद्वारे उड़ गए, बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई, बहुत सारे मासूम लोग जख्मी हो गए एलओसी में, वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। आज कुपवारा में फिर से ऐसा हुआ है और दो बार हमारे सेनाओं ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी बेसिस पर हमला किया है, पाकिस्तानी आर्मी पर उन्होंने ज़ोरों का हमला किया, उनके भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा है। तो ये करारा जवाब उनको हमारे सेनाओं की तरफ से मिल रहा है। तो अभी हमारे लिए वेट एंड वॉच का सिचुएशन है कि अब पाकिस्तानी आर्मी कितनी दूर तक जाता है, अब वो कितनी आगे तक जाता है, तो अब वो कितना नीचे गिर सकते हैं, यही अब देखना बाकी है। तो देखिए, इस मामले में बहुत सारे मेल्टडाउन्स हमें देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारे मेल्टडाउन्स देखने को मिले। इंडिया के तरफ से भी बहुत सारे मेल्टडाउन्स हुए और पाकिस्तानियों के तरफ से मेल्टडाउन्स के तो मतलब क्या ही कहे। पाकिस्तानों की तरफ से मेल्टडाउन्स मतलब बॉस, पाकिस्तानियों को लेकर मतलब क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं मिल रहे मुझे कुछ कहने को। मतलब जान जाए पर घमंड ना जाए, जान जाए पर झूठी शान ना जाए। मतलब जाने चली जाएगी, मतलब जाने चली जाएंगी, सबके सब मर जाएंगे, भूखे प्यासे नंगे मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी झूठी शान नहीं जाएगी, झूठी खबरें फैलाने का ये चस्का नहीं जाएगा उनका। तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारी झूठी खबरें आ रही है कि इंडिया के 5 रफाल जेट्स को गिराया गया है, भारतीय सेना का बहुत भारी नुकसान हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही है। और ऊपर से चाइना, जो पाकिस्तान का बहुत मदद किया जा रहा है, वो चाइना भी पाकिस्तान के ये सारे न्यूज़ आउटलेट्स को और ज़्यादा फैला रहा है। वो भी इस पाकिस्तान के सारे न्यूज़ आउटलेट्स को दुनिया के सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया के कुछ बेवकूफ़ लोग इस बात पे यकीन भी कर रहे हैं कि भारत के रफाल जेट्स उड़ाए गए, रफाल जेट्स को गिराए गए। लेकिन सच्ची बात बताओ, भारत के तरफ से कोई रफाल जेट अभी तक उड़ा ही नहीं। और भारत ने ये जो 9 जो टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया है, ये सारे ड्रोन मिसाइल्स से हुआ है। ड्रोन मिसाइल्स के मदद से ये सारे टेररिस्ट बेसिस उड़ाए गए, जिसके तहत अजहर मसूद के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए। तो भारत ने एक भी रफाल जेट तो छोड़िए, एक फाइटर जेट का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो पुराने सब तस्वीरों को सब कोलाज करके लगाकर, मतलब फोटोशॉप करके लगा के कुछ भी झूठी खबर, कुछ भी झूठी अफवाह फैलाने में ये महारत हासिल कर चुके हैं पाकिस्तानी मीडिया। तो उनको लगता है कि वो लड़ाई जीत चुके हैं, पर उनको अभी तक दिख नहीं रहा है कि उनके जो मेन टेररिस्ट बेसिस है वो सब उड़ा दिए गए और बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट सारे मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 70 से 80 टेररिस्ट सब मारे गए उस हमला में, और कई लोग घायल है। तो उन पर जोरों का हमला हुआ है और ये बहुत बड़ा ब्लो है, बहुत बड़ा तमाचा मिला है पाकिस्तानी सरकार को और पाकिस्तानी आर्मी को भी। उनको लगता था कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा, और एलओसी में भी जिस तरह बेशर्मी से वो फायरिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार पूरा नपुंसक सरकार है, मतलब मर्द कहलाने के ये लायक नहीं है, ये एकदम नामर्द है, नपुंसक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सारे सिविलियंस की जान ले रहे हैं। एलओसी में भी ये लगातार सिविलियंस पर हमला करे, सिविलियंस की जान ले रहे हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई फ़ायदा नहीं है भारतीय आर्मी वालों पर हमला करके, इंडियन आर्मी पर हमला करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी पर हमला करेंगे तो सीधा उनकी तरफ से ज़ोरों का जवाब मिलेगा। इसलिए अब सिविलियंस पर हमला कर रहे हैं, निहत्थे सिविलियंस पर हमला करके पाकिस्तानी आर्मी क्या साबित करना चाहता है? साले नपुंसक है,
इतना नपुंसक आर्मी कभी देखा नहीं है। तो ये अपने नामर्द होने का निशानी दिए जा रहे हैं और हमारे इंडियन आर्मी भी चुपचाप नहीं बैठा है, उनको लगातार जवाब दे रहा है। पीओके में उनके आर्मी कैंप्स पर भी हमला किया, उनके आर्मी लोगों पर भी जोरों का गोलीबारी करी, उनको भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो बहुत सारे देश मतलब चाहते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हो जाए, अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध ख़त्म हो जाए। बहुत सारे देश ये चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी आर्मियों को सबक नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आर्मी पर एक फाइनल अटैक करना बहुत ज़रूरी है। उनको अभी तक लगता है कि वो भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं और गज़बाए हिंद का सपना कायम कर सकते हैं। तो देखिए, एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि गज़बाए हिंद का सपना ये कभी मुमकिन नहीं होगा। जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी इंसानियत जिंदा है, जब तक ये भारत दुनिया के नक्शे में जिंदा है, तब तक गज़बाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। और पाकिस्तानी वालों, ये बात अच्छी तरह से सुन लो, गज़बाए हिंद का सपना देखना तो छोड़ ही दो, अपने देश में साला खाना पीना तुमको नसीब नहीं हो रहा है, बिजली तक नहीं मिलता तुम लोगों को। तुम्हारे मुल्क के लोग राशन के सामान के लिए साले रास्ते पे भिखारियों की तरह मारे मारे घूमते फिरते हैं। तुम लोग साला हमको ख़त्म करोगे? तुम्हारे देश के कितने टुकड़े होंगे, तुम्हारे देश कितने टुकड़ों में बटेगा, ये पहले देख लो। अपने देश को बचाओ पहले। और एक और बात सुन लो, ठीक है, बलूचिस्तान को कैसे बचाओगे? तुम्हारा बलूचिस्तान तो तुमसे अलग होने वाला है। उसके बाद तुम्हारा पीओके, ठीक है, वो भी तुमसे अलग होगा। और एक दिन उस पीओके को भी हम अपने देश के साथ लगा लेंगे, क्योंकि वो पीओके भी हमारा हिस्सा है। उसको भी एक ना एक दिन हम छीन कर रहेंगे तुमसे। अब बलूचिस्तान को तो हम तुमसे छीनेंगे ही, तुम्हारा पीओके को भी हम तुमसे छीनेंगे। तुम्हारे देश के इतने टुकड़े टुकड़े होंगे ना, साला दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और पाकिस्तानी वालों का जो मेल्टाउन्स है, मतलब बेशर्म बेहया लोग है ना, मतलब ये अपनी बेशर्मी का सबूत दे रहे। तमाम पाकिस्तानी एक्टर्स जैसे फवाद खान, माहिरा खान और कौन, ये हिना आमिर, ऐसा कोई नाम है, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हम सबको बेशरम कहते हैं, हम सबको डरपोक कहते हैं कि हम डरपोक हैं, हम नपुंसक हैं, क्योंकि हम रात को हमला करते हैं, क्योंकि हमने उनको बिना बताए हमला किया, तो हम नपुंसक बन गए। अबे साले पाकिस्तानी लौंडे, साले पाकिस्तानी के लौड़े, तुम लोग साला एक बात हमको बताओ, तुम्हारे देश के ये जो टेररिस्ट्स हैं, क्या इन्होंने हमसे परमिशन लेकर हमला किया है क्या? हाँ, पहलगाम में जो हमला हुए, क्या हमसे पूछकर हुआ? इससे पहले जो भी हमले, जितने भी हमले तुम्हारे साले आर्मी लोगों ने किया या तुम्हारे टेररिस्ट लोगों ने किया है, क्या हमसे पूछकर किया है? एलओसी में भी ये जो हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी बेशर्मों की तरह कई सालों से, क्या हमसे पूछकर हमला किया उन्होंने? क्या हमसे पूछकर गुरुद्वारे उड़ाया उन्होंने? क्या हमसे पूछकर पहलगाम में हमला किया था? 1965 में जो हमला हुआ, क्या हमसे पूछकर हुआ है? 1947 में जो हमला हुआ, जो राइट्स हुए, क्या हमसे पूछकर हुआ है? 2001 पार्लियामेंट में जो सारे अटैक्स हुए, क्या हमसे पूछकर किया तुम लोगों ने? एक तो नपुंसक के काम तुम लोग करते हो और साला हम नपुंसक है। मतलब बेशर्मी का हद देख लो। अपने देश में खाना पीना तो कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और क्या बोलते हैं ये लोग कि चाय पिलाएंगे। अबे चाय पिलाने वाले बेशर्मो, तुम्हारे मुल्क में चाय बनता नहीं है, चाय उगता नहीं है। चाय उगना हमारे मुल्क में होता है। हमारे मुल्क में कई जगह है जहाँ पे हम चाय उगाते हैं। हमको चाय इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाय तुमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। और तुम्हारे देश के मंत्रियों रास्ते पे सड़कों पे उतर के बोलते हैं कि भाई चाय के प्याले कम कर देते हैं, चाय हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, और तुम लोग कहते रहते हो कि हम चाय पिलाएंगे। अबे क्या चाय पिलाओगे तुम लोग साले?
तुम लोगों को सारा पानी तक नसीब नहीं हो रहा है अभी। और रिसेंट खबरों के अनुसार अब भारतीय सरकार ने यह डिसाइड किया है कि चेनाब नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। चेनाब नदी का जो गेटवे है, जो गेट है, वो भारतीय सरकार ने हमेशा के लिए सील कर दिया है ताकि एक भी पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे। पाकिस्तान को उस नदी का पानी नसीब नहीं हो रहा है। और जब से इंडस वाटर ट्रीटी को भारतीय सरकार ने सस्पेंड कर दिया है ना, तब से पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तानी किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी खेती बाड़ी में बहुत नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। उनका फसल उग नहीं रहा है, फसल सब सूख रहा है, खेत सूखे के सूखे रह रहे हैं, तो उन्हें नुकसान बहुत झेलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर भी बहुत हल्ला हो रहा है अभी। ये तो अभी शुरुआत है। अगले 2-4 साल के अंदर जब हमारे भारतीय सरकार अगले 2-4 साल के अंदर उन 5 नदियों पर डैम बना देगा ना, तब मैं देखूंगा तुम लोग क्या उखाड़ते हो, तुम लोग। और इंटरनेशनल मामले में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं भारतीय सरकार अभी। तो अब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं, इस मुद्दे पर बहुत सारे टॉपिक्स बन रहे थे, बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस वक्त भारतीय सरकार के लिए चुप बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, सच्ची बात कहूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मुझे भी लगा था कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स भारत देगा नहीं, क्योंकि देखिए भारत के पास अभी तक गंवाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे मुल्क का एक इज्जत है, हमारे मुल्क का एक स्टैंडर्ड है, हमारा जीडीपी आगे बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की तरह हमारा जीडीपी नहीं है जो नीचे धंसता जा रहा है। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का जीडीपी हमसे ज़्यादा था, वो सन 2000 की बात है। उसके बाद से हमारा जीडीपी आगे बढ़ा है और हम आगे बढ़े हैं पाकिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान बहुत पीछे हट चुका है। अब पाकिस्तान इस देश की कोई इज्जत नहीं है दुनिया भर में। हर जगह पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, हर जगह पाकिस्तान को लेकर लोग हंसते हंसते मर जाते हैं। इनके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि यूएसए वाले भी पाकिस्तानी के बातों पर विश्वास नहीं करते। और बड़े बड़े जो मुस्लिम कंट्रीज जो पाकिस्तान को पहले खुलेआम सपोर्ट करते थे, आज वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मामले में ना पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके हैं। जियो पॉलिटिकल मामले में पाकिस्तान आइसोलेट हो चुके हैं, सिवाय चाइना के और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है पाकिस्तान को खुलेआम। हाँ, टर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो 1-2 मुल्क के अलावा कोई और सपोर्ट पाकिस्तान को खुलेआम कर नहीं रहा है। तो पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल मामले में बहुत बुरा हाल है। उनको आइसोलेट करके भारतीय सरकार उनका तेल पहले से ही निकाल के बैठा हुआ है। तो अभी बहुत तेल निकलना बाकी है पाकिस्तान का। और इस मामले को लेकर और भी कई खबरें आ रहा है। पूंछ डिस्ट्रिक्ट, अब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में भी, अब पता नहीं एलओसी के और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये आर्मी वाले हमला करेंगे। और वैसे भी एलओसी का मामला कोई नया मामला तो है नहीं। हर वक्त वहाँ कोई ना कोई मरता ही रहता है। हर वक्त पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी में तो गोलीबारी उधर होता ही रहता है। मतलब सीज फायर के जितने भी ट्रीटीज़ हैं, एक के बाद एक पाकिस्तानी आर्मी तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, मतलब इसको इंटरनेशनल जोकर कहना चाहिए। ये हमारे दुनिया के ना इंटरनेशनल जोकर ये कहलाते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े जोकर कौन है ये तो आपको पता ही है, हमारे पप्पू साहब हमारे देश के। और फिर दुनिया के इंटरनेशनल जोकर है ये शहबाज शरीफ। तो अब जो भी पाकिस्तान के साथ है और जो पाकिस्तान के लिए बोलेंगे, उनका कोई हक नहीं है हमारे देश में रहने का, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, जो अभी तक पाकिस्तान के हित में बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना या पाकिस्तान या यूएसए नहीं है। ये विदेश, हमारा कोई भी विदेश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। पता है आपको हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे देश के अंदर है। और वो लोग हैं जो हमेशा हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं। वो लोग हैं जो हमेशा हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे देश को बांटने की बात करते हैं।
हमारे ऑपोजिशन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और खबरें तो ये भी आई है कि राहुल गांधी जो मिस्टर पप्पू है, जो नेशनल कॉमेडियन ऑफ इंडिया, तो उनके जैसे गद्दार व्यक्ति चाइना के साथ भी एक मीटिंग फिक्स किया हुआ था। चाइना के सरकार के साथ उन्होंने जोरों का मीटिंग करी ताकि भारत को एक युद्ध के ट्रैप में फंसाया जाए, युद्ध के जाल में, ताकि भारत को फंसाया जाए, ताकि भारत का नुकसान कराया जाए, ताकि चाइना भारत पर हमला करके पाकिस्तान की मदद करने के बहाने चाइना भारत पर हमला कर सके और भारत का नुकसान कर सके। देखिए, यूएसए और चाइना के बीच ये टैरिफ का लड़ाई आप सबको मालूम है। तो चाइना में यूएसए ने टैरिफ का वैल्यू इतना बढ़ा दिया है कि चाइना से सारे प्राइवेट कंपनी अब छोड़ के जाने का फैसला ले चुका है। तो इनमें से अगर एक आध प्राइवेट कंपनी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच ले तो हमारे देश का इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारे देश के कई नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, बिजनेस और बढ़ेगा, इससे हमारा देश को बहुत फ़ायदा है। और इसी कारण हम थोड़े चुपचाप बैठे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी वाले उस प्लान पर पानी डालना चाहते हैं, उस प्लान को चौपट करना चाहते हैं। और चाइना भी चाहता है कि ये प्लान हमारा कामयाब ना हो, मुमकिन ना हो। तो वो बार बार कोशिश किए जा रहे हैं ताकि हमारा ये प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाए। और हमारे देश के ऑपोजिशन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे ताकि ये प्लान चौपट हो जाए। मतलब हमारे देश को बेचकर वो सियासत हासिल करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी और उसके कांग्रेस के इतिहास के बारे में हम बात कभी और दिन करेंगे। इस वीडियो में अब और ज़्यादा बात नहीं करना चाहते उनको लेकर बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। उनके परिवार वालों ने सदियों से देश को बेचने की कोशिश करी है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था राहुल गांधी के परिवार को लेकर कि राजा हरिश्चंद्र तो मर गए, अपने औलादे छोड़ गए, उन औलादों को पालना हमें ही पड़ रहा है, उनका तमाशा हमको ही देखना पड़ रहा है। अभी तक ये काम चल रहा है। मतलब ये बेशर्मों की तरह देश के गद्दारों के साथ हाथ मिलाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक है। हमारे कुछ भारतवासी हैं जो अभी तक पाकिस्तानी के लिए बातें करते हैं, इनके अलावा भी। तो मेरे ख्याल से उनको भी अब भारत के बाहर भेज देना चाहिए, उनको भी पाकिस्तान सीधा भेज देना चाहिए। अगर आपको भारत से इतना मतलब तनकीद है, अगर आपको भारत से इतना प्रॉब्लम है, अगर आपको भारत से इतना परहेज है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए ना वापस। आपको भारत में रहने की क्या ज़रूरत है? हमारे देश में रहने के लिए आपको किसी ने कहा नहीं है, किसी ने आपको मजबूर तो किया नहीं है ना। आपके पास तो आज़ादी है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। तो चले जाइए पाकिस्तान। हमारे देश में आप क्यों खाते हो? हमारे देश में क्यों रहते हो आप लोग? हमारे देश को क्यों टुकड़े में बांटना चाहते हो? मतलब खुद का परिवार सुखी नहीं है, खुद की ज़िंदगी सुखी नहीं है, तो पूरे भारत को तोड़ने की सपने देखते हो आप लोग हमारे देश के अंदर रहकर। आप चले जाइए ना पाकिस्तान वापस। और भी कई ऑपोजिशंस है, हमारे कुछ ऑपोजिशन मीडिया है, और फिर हमारे दुग्गल साहब जैसे यूट्यूबर्स हैं। दुग्गल साहब कौन है आपको अच्छी तरह से मालूम है। और फिर रविश कुमार जैसे बड़े बड़े रिपोर्टर्स जो अभी तक पाकिस्तानी की बोली बोले जा रहे हैं। उनका क्या है? पाकिस्तानी का बोली बोलो, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, भारत देश का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, पाकिस्तानी का बोली बोलो और देश को बेच डालो। देश को बेचकर इनके पॉकेट में पैसा आता है, इनके बैंक बैलेंस बढ़ता है देश को बेचकर ही। तो ऐसे लोगों को अगर आप आइडल बनाओगे तो आपको भी कोई हक नहीं है हमारे देश में रहने का। क्योंकि वैसे भी हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तादाद हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और उस पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बकबक करते रहते हैं, जो हमारे देश को बदनाम करने पे लगे पड़े हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। युद्ध हम सिर्फ दुनिया के साथ नहीं लड़ रहे, युद्ध हम अपने घर में भी लड़ रहे हैं। अपने घर का युद्ध वो सबसे भयानक होता है और वो सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला युद्ध है। क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं रहती कि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ कुछ करेंगे या कुछ बोलेंगे। हम अपने घर में ही सबसे सुरक्षित फील करते हैं।
हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस अपने घर में ही करते हैं। लेकिन जब हमको ये पता चलता है कि हमारा जो घर वाला है, हमारे जो घर वाले, हमारा जो परिवार है, वो हमको सुरक्षित महसूस नहीं करने देगा, वो हमको हमारे घर से बेघर करके हमारी जान लेकर हमें घर से बाहर निकालने का सोच रहा है, तब कैसा लगेगा आप ज़रा सोचिए। तो आप ज़रा सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता लगेगा कि आपका जो घर वाला, आपका जो परिवार है, वो आपके खिलाफ है, वो आपको घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं, आपको जान से मार डालना चाहते हैं। तब आपको कैसा लगेगा आप ज़रा बताइए। वैसा ही हाल है हमारे भारत का भी। तो ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के निकाल दिया जाए भारत से, उनको पाकिस्तान भेज दो, उनको उन हूरों के पास पहुंचा दिया जाए। बड़े हूरों के बारे में बात करते हैं ना, हूरों की भलाई इनको सूझता है ना, उन हूरों के पास सालों को पहुंचा दो, तब जाके इनको अकल आएगा, तब जाके हमारे बाकी गद्दारों को भी अकल आ जाएगा। और हमारे देश में इमिग्रेंट्स की कोई कमी नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में भरे पड़े हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश को भी बहुत मज़ा आ रहा है, अभी बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया हुआ है ना, अब वो भी हमको धमकी दे रहे, वो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का, वो भी हमको साला धमकी दे रहा है कि अगर तूने पाकिस्तान के साथ कुछ किया तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। वाह, क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई हमारे देश में। और फिर भी हमारे देश के कुछ तमाम इंटेलेक्चुअल्स, कुछ तमाम पढ़े लिखे 500 डिग्रियां हासिल करने वाले लोग अभी तक इनके बोली बोल रहे हैं, अभी तक साले पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, बांग्लादेशियों की बोली बोलते हैं। और ऐसे लोगों को हमने आइडल बना रखा है। हमारे देश के लोग भी साले कितने चूतिए हैं, हम सबके सब साले चूतिए, इतने चूतिए बन के बैठे हैं हम कि हम उनको आइडल बना के बैठे हुए हैं। उन आइडल्स को सबसे पहले देश से बाहर निकालो, निकालो सालों को देश से बाहर। और ऊपर से हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ काम करने का बड़ा चस्का लगा हुआ है। इन हरामजादों के साथ क्या किया जाए, इन सालों के साथ क्या किया जाए, मतलब बेशर्मी की हदें पार करते हैं। अगर इनका बस चला ना तो हर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को साले बॉलीवुड में बुला बुला के काम देंगे। फवाद खान को तो बुलाने का इन्होंने ठेका ले रखा है, आज फवाद खान को बुला रहे, कल साला मायरा खान को बुलाएंगे। इन बेशर्मों को इतना भी समझ में नहीं आता है कि गद्दारों को अगर अपने देश में बुलाओगे तो उससे सिर्फ गद्दारी बढ़ेगी, तो उससे अपने देश का नुकसान होगा। कितने ऐसे कहावतें हैं और कितनी कहावतें सुनाऊं। ऐसे कहावत भी है कि सांप को कभी दूध केला खिलाया मत करो, अपने घर में सांप मत पालो। आस्तीन के सांप को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे कहावतें हैं, लेकिन इन कहावतों की परवाह हमारे देश के लोग करते क्या है। खासकर बॉलीवुड वाले हो या ऑपोजिशन वाले, वो तो इन बातों की परवाह करते ही नहीं है। और हमारे ऑपोजिशन को सपोर्ट करने वालों, वो भी क्या परवाह करते हैं, वो खुद साले आस्तीन के सांप हैं, वो खुद ही आस्तीन के सांप है। ये क्या आस्तीन के सांप को पालेंगे, खुद ही आस्तीन के सांप है। इनको पालकर हम गलती कर रहे हैं। इनको साला निकालो पहले देश से, इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे देश में रहना है तो हमारे देश के कायदे कानून को फॉलो करना होगा, हमारे देश के कायदे कानून आपको मानना पड़ेगा। आपका ये शरिया लॉ, ये लॉ, वो लॉ नहीं चलेगा, देश का लॉ चलना चाहिए, देश का लॉ। आपके धर्म जात से भी पहले देश का लॉ है, देश आपके धर्म आपके जात से पहले आना चाहिए। इस देश के नागरिक है तो इस देश का कायदा कानून मानने का जिम्मेदारी है आपकी। और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको उस हिसाब से सज़ा मिलेगा और आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही कानून होना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स और पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल्स को हमारे देश में बैन किया गया है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है भारतीय सरकार का। भारतीय सरकार का मैं फिर से सलाम करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं और जितने भी मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं उन सबको बंद करा दिया है। ऐसा होना चाहिए, बहुत पहले ऐसा होना चाहिए था। और अब लगता है ऐसे भारतीय लोगों का भी मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स को भी बंद कर देना चाहिए जो पाकिस्तान के हित में बना रहे हो,
जो पाकिस्तान के हित में बात करते हैं, जो मीडिया चैनल्स और जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान के हित में अभी तक बातें किए जा रहे हैं, उनकी भी चैनल्स को इमीडिएटली बंद कर दी जाए। उनके मीडिया चैनल्स को भी इमीडिएटली इंडिया में बैन की जाए। भारतीय सरकार के पास मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि उनके मीडिया चैनल्स को भी बंद कर दीजिए और वो यूट्यूब चैनल्स को भी बंद कर दीजिए जो भारतीय लोग बना रहे हैं पाकिस्तान के हित में और बांग्लादेश के हित में। उन सारे चैनल्स को अभी के अभी बंद कर दी जाए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के पास, और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय सेना एक और बड़ी जवाब देगा, एक फाइनल जवाब देगा जब पाकिस्तान का ये जो मुल्क है टुकड़े में बटेंगे, टुकड़े में बटेगा ये देश, और ये मुल्क जब फाइनली नक्शे से गायब होगा तभी लगता है कि ये युद्ध ख़त्म होने वाला है। ये युद्ध तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब भारतीय सेना को लगता है इससे बड़ा जवाब देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी, चाइना से कोई प्राइवेट कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करे, ये किस्मत शायद हमारा है ही नहीं। लगता है ये हमारी किस्मत पे लिखा ही नहीं है कि उनका कोई प्राइवेट कंपनी आके इन्वेस्ट करने का या हिम्मत करे, शायद ऐसा होगा नहीं। पर कम से कम पाकिस्तान का जो ये मुल्क है वो इस नक्शे से गायब हो जाए। कम से कम इतना कर दीजिए आप लोग। भारतीय सेना से और हमारे सरकार से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप लोग बस इतना कर दीजिए कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दीजिए और कश्मीर आप लोग इसको क्लेम कर लीजिए, इसको फिर से रिक्लेम कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप लोग बस इतना कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आसान है नहीं, अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इमोशन नाम का भी एक चीज़ होता है और मैं बहुत इमोशनल होकर ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो आप सबसे मेरा दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इतना कर दीजिए भारतीय जनता के लिए। तो मेरा वीडियो बस यही तक है और कुछ कहने लायक तो बचा नहीं। अभी आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, एकदम ध्यान से देखिए और मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आप लोग भी मेरी तरफ से, अब हिंदुस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये रिक्वेस्ट करें। जो भी मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया हुआ है वो सारे रिक्वेस्ट आप भी मेरे तरफ से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप लोग भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये सारे रिक्वेस्ट करें ताकि ऐसा सपना हमें देखने को मिले, ताकि ये युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज आप सबसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।